तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भी राज आयरन एंड स्टील आईपीओ के रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ से रियली पैसा कमाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको इस आईपीओ के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने पैसे को किसी आईपीओ में लगा रहे हैं तो आपको उस कंपनी के काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में रिसर्च करना एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप इस आईपीओ में अपना एक खुद का डिसीजन ले सके। तो फिर चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में, ताकि आपको इस आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा वो आपको अंदाजा लग सके। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी काम क्या करती है और इस कंपनी का रेवेन्यू सोर्स क्या है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में कि मार्केट में इसी की जैसी और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है एंड अपने पीर के मुकाबले में ये कंपनी कहाँ है। मतलब अपने पीर के मुकाबले ये आईपीओ हमें सस्ता मिल रहा है या फिर हमें महंगा मिल रहा है। चौथे नंबर पे बात करेंगे हम इसके फंडामेंटल के बारे में कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या फिर फंडामेंटली वीक कंपनी है। एंड दोस्तों पांचवें नंबर पे बात करेंगे इस आईपीओ के डिटेल के बारे में कि ये आईपीओ कब से ओपन हो रहा है एंड कब इसका लिस्टिंग डेट है। एंड दोस्तों सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मेक श्योर कि आप इस वीडियो के एंड वाला पार्ट को जरूर देखें, ताकि आपको इस आईपीओ में क्या करना चाहिए उसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो मार्केट में अभी इसका जीएमपी लगभग 15 से 20% के आसपास चल रहा है। अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 41 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 72 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से लगभग हमें 3000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों अगर लिस्टिंग डे के दिन तक 15 से 20% का इसमें जीएमपी बना रहता है तो हमें लगभग 3000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। पर दोस्तों अभी तो इसका आईपीओ आने में 2-3 दिन टाइम है, बट फिर भी अभी इसका जीएमपी 15 से 20% के आसपास चल रहा है, जो कि अच्छा ही है। बट अगर आपको डेली लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको डेली मेन बोर्ड आईपीओ एंड एसएमई आईपीओ का लेटेस्ट जानकारी दे दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको हमेशा लेटेस्ट जीएमपी देखकर ही अप्लाई करना चाहिए। बट दोस्तों मैं फिर भी आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये जो ग्रे मार्केट होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो एक अंदाजन प्राइस होता है जिस पे हमें कभी भी टोटली रिलाई नहीं होना चाहिए। इसीलिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी का काम एंड उस कंपनी का फंडामेंटल को अच्छे से जान लेना चाहिए। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के काम के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के काम के बारे में। तो ये कंपनी साल 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी लगभग इस कंपनी को मार्केट में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एंड इन 20 सालों में ये कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छा खासा स्केल की है। वहीं बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी स्पॉन्ज आयरन, एमएस बिलेट एंड टीएमटी बार को बनाकर भी राज ब्रांड के नाम से सेल करती है। मतलब दोस्तों कि जैसे इस कंपनी का काम इस कंपनी के नाम में ही छुपा हुआ है, जो कि है भी राज आयरन एंड स्टील लिमिटेड। मतलब ये कंपनी आयरन एंड स्टील का रॉ मटेरियल एंड टीएमटी बार्स को बनाती है, जिसका यूज हमारे घर बनाने में किया जाता है। वहीं इस कंपनी का छत्तीसगढ़ में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसका टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 58,000 टन पर एनम ऑफ एमएस बिलेट है। मतलब ये कंपनी एक साल में लगभग 58,000 टन रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है। मतलब दोस्तों इस कंपनी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये कंपनी स्पॉन्ज आयरन, टीएमटी बार, एमएस बिलेट एंड उन सब का बाई प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब जो भी हम लोग घर बनाने के लिए टीएमटी रोड को यूज करते हैं, ये कंपनी उस रोड को बनाती है। एंड उस रोड को बनाने के साथ साथ ये कंपनी उन सब के रॉ मटेरियल को भी बनाती है। मतलब ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल एंड अपने फाइनल प्रोडक्ट को भी बनाती है। तो दोस्तों आई होप कि ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस कंपनी का काम आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए,
क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में। तो मार्केट में इसी के जैसे कुछ कंपनियां जैसे शारदा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, श्याम मेटेलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। मतलब दोस्तों मार्केट में तो इस कंपनी के पीर ग्रुप तो काफ़ी ज़्यादा है, पर यहाँ हम कुछ सिलेक्टेड पीर ग्रुप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एंड अगर इन सब का हम पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें तो पिछले 5 सालों में ये सभी कंपनी ने हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। मतलब दोस्तों इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के देती है, क्योंकि दोस्तों इन कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा डिमांड में रहता है। वहीं अगर हम इस कंपनी को इसके पीर ग्रुप के साथ अगर कंपेयर करें तो ये कंपनी मार्केट कैप के अनुसार तो सबसे छोटी कंपनी है, इसीलिए इसका अर्निंग पर शेयर भी बाकी कंपटीटर से कम देखने को मिल रहा है। जबकि इसका नेट एसेट वैल्यू देखें तो इसके पीर ग्रुप से इसका नेट एसेट वैल्यू ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड नेट एसेट वैल्यू के मुकाबले अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात किया जाए तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में भी ये कंपनी सबसे आगे है। मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में ये कंपनी अपने सारे पीर कंपटीटर को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल गई है। एंड वहीं अगर पीबी रेशियो की बात करें तो पीबी रेशियो के मुकाबले भी ये कंपनी अपने कंपटीटर से सस्ती नज़र आ रही है। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल बात की जाए कि अपने पीर कंपटीटर के मुकाबले ये कंपनी कहाँ है, तो अपने पीर कंपटीटर के मुकाबले ये कंपनी हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। एंड किसी कंपटीटर से तो इसका फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बट इसके बारे में हमको और डीपली जानकारी मिलेगा जब हम इसके फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग इसके फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ रहा है। मतलब दोस्तों अगर 2021 से 2023 तक का बात करें तो 2021 से 2023 तक में कंपनी का रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि 2021 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 11 करोड़ के आसपास था, जबकि वहीं 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 54 करोड़ के आसपास हो गया। देखा जाए तो इन 2 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 5 गुना के आसपास तक इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज कर रही है। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अपने सरप्लस को और भी बढ़ा रही है। एंड वहीं रिजर्व एंड सरप्लस की तुलना में अगर कंपनी का टोटल बोरोइंग देखें तो कंपनी अपने बोरोइंग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि जहां 2021 में कंपनी के पास 46 करोड़ का उधारी था, वहीं 2023 में कंपनी के पास 23 करोड़ का उधारी है। बट अभी तक देखा जाए तो अभी तक कंपनी के पास लगभग 49 करोड़ के आसपास उधारी मौजूद है। मतलब दोस्तों कंपनी के पास तो लोन भी ज़्यादा नहीं है, और दूसरे नंबर की इस IPO से कंपनी जो भी पैसे जुटाएगी उससे ये थोड़ा बहुत अपना लोन भी चुका देगी। यानी इस IPO के बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी। वहीं इसका मार्केट कैप 683 करोड़ का है, जिसका ROE 47%, ROCE 51% एंड डेब्ट टू इक्विटी 0.17 का है। एंड दोस्तों वहीं इसके पिछले 1 साल का अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो पिछले 1 साल में कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 25% का है। एंड अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के तुलना में अगर कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 सालों में 88% का है, जो कि काफ़ी हाई माना जाएगा। एंड दोस्तों जैसे कि हम लोग इसके पीर कंपटीटर वाले स्लाइड में बात किए कि ये कंपनी अपने पीर के मुकाबले सस्ती वैल्यूएशन पे आ रही है, तो ये ना तो केवल अपने पीर कंपटीटर के मुकाबले बल्कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के मुकाबले भी सस्ती नज़र आ रही है, क्योंकि इस कंपनी का इंडस्ट्री पी 17 का है, जबकि इसका स्टॉक पी लगभग 11 का है। मतलब दोस्तों ओवरऑल बात की जाए कि ये कंपनी फंडामेंटल वाइज कैसी है, तो दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी शानदार लग रही है। वहीं अब हम बात कर लेते हैं इस IPO के डिटेल के बारे में। तो ये IPO 26 से 28 जून तक ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 195 रुपये से लेकर 207 रुपये पर शेयर रखा गया है, जिसका टोटल इशू साइज 171 करोड़ के आसपास है। एंड दोस्तों ये पूरा का पूरा जो IPO है वो फ्रेश इशू होने वाला है, यानी इस कंपनी से कोई भी प्रमोटर अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि स्टिल इस कंपनी के प्रमोटर को इस कंपनी पे पूरा विश्वास है। एंड इस IPO से कंपनी जो भी 171 करोड़ के आसपास पैसा जुटाएगी उससे ये तो अपना लोन चुकाएगी, एंड उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे ये अपना प्रोजेक्ट एक्सपेंड करेगी। वहीं मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 72 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,904 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। एंड दोस्तों अगर कोटा की बात करें तो रिटेल को इसमें 35% का कोटा रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है रिटेल के लिए, क्योंकि 35% के कोटा में रिटेल का अलॉटमेंट चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं इसका अलॉटमेंट 1 जुलाई एंड इसका लिस्टिंग हमें 3 जुलाई को देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों ये तो हो गई इस आईपीओ के कंप्लीट डिटेल के बारे में। चलिए वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक इस आईपीओ का जीएमपी लगभग 15 से 20% के आसपास चल रहा है। तो अगर इसका जीएमपी 15 से 20% तक बना रहता है तब तो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। बट अगर इसका जीएमपी 15% से नीचे जाता है तब आपको इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपके लिए जितना ज़्यादा जीएमपी होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो पहले और दूसरे दिन का जीएमपी और सब्सक्रिप्शन देखते हुए तीसरे दिन आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड दोस्तों इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है वो इंडस्ट्री हमेशा डिमांड में रहने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का इंडस्ट्री है वो अभी अपने इनिशियल फेज में है, यानी अभी भी इस इंडस्ट्री का पीक आना बाकी है। मतलब इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड हमेशा बना रहने वाला है। वहीं इस कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है एंड बीते पिछले कुछ सालों में ये अपने काम को काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंड की हुई है। एंड दोस्तों इस आईपीओ के लिए एक अच्छी बात ये है कि ये आईपीओ हमें सस्ती वैल्यूएशन पे भी मिल रही है। तो अगर आप चाहें तो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है एंड कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है एंड कौन कौन इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।